तो भाई अभी आगे बढ़ने से पहले जो चार्ट अभी अभी पीछे बोर्ड पे बना था, थोड़ा सा रिवाइंड करो, उस चार्ट को अपने रजिस्टर में ज़रूर कॉपी करना। सर क्या था वो चार्ट, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या था वो चार्ट। भाई वो एक द्रोण चार्ट था जिसने पूरे के पूरे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को ब्रीफ में, उसमें हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे वो लिस्ट डाउन कर दी थी। तो भाई इस कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में, विच इज कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, ब्रीफ में हम लोग क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। एक तो हम पढ़ेंगे डेफिनेशंस कि हम कौन कौन से कॉस्ट शीट में एलिमेंट्स यूज करते हैं, सारी की सारी बेसिक डेफिनेशंस पढ़ेंगे। तो सबसे पहली चीज पढ़ेंगे डेफिनेशंस। दूसरी चीज पढ़ेंगे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन को कॉस्ट को क्लासिफाई करने के, कॉस्ट को अलग अलग कैटेगरी में बाइफिकेट करने के क्या बेसिस हो सकते हैं, क्या तरीके हो सकते हैं, वो हम पढ़ेंगे। और तीसरी चीज हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन, कि क्लासिफिकेशन को कैसे करना चाहिए, क्या बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो क्लासिफिकेशन करते हुए हमें दिमाग में रखने चाहिए। क्योंकि क्लासिफिकेशन बहुत सारे टाइप की हो सकती है भाई। क्लासिफिकेशन पांच तरीके से क्लासिफिकेशन हो सकती है एज पर द कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। उसमें से कौन सा हम चूज करें ये डिटरमाइन करने के लिए हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन। तो दिस एंटायर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज ऑल अबाउट कॉस्ट, उसका क्लासिफिकेशन वो कैसे बाइफिकेट होगा अमंग्स डिफरेंट कैटेगरीज, अमंग डिफरेंट टाइप्स, हम वो पढ़ेंगे इस पूरे के पूरे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में। तो जो अभी अभी एक चार्ट बना था पीछे ब्लैक बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे, वो था द्रोण चार्ट। उसे आप अपने रजिस्टर में कॉपी कर लो। पूरा चैप्टर हमारे उस चार्ट में कवर हो गया। समरी में मैंने पूरा का पूरा चैप्टर उस वाले चार्ट में रिप्रेजेंट किया था। और आओ अब हम चलते हैं अपने एक बेसिक डेफिनेशन पे। जो डेफिनेशन अभी अभी हमने पढ़ी भाई अपने बुक में, वो डेफिनेशन पढ़ी, डेफिनेशन थी एबनॉर्मल कॉस्ट की। और मैंने वो डेफिनेशन पिक्टोरियल फॉर्म में यहां पर तुम लोगों के लिए लिख दी है, एबनॉर्मल कॉस्ट की डेफिनेशन। ठीक है, अब देखना एबनॉर्मल कॉस्ट की डेफिनेशन में सबसे पहले है इट इज एन अनयूजुअल और एटिपिकल कॉस्ट। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, इसका मतलब यह है एक ऐसी कॉस्ट जो यूजुअल सर्कमस्टांसेस में नहीं यूज होती, जो एबनॉर्मल सर्कमस्टांसेस में यूज होती है, अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस में यूज होती है, जो टिपिकल नहीं है, जो एटिपिकल है, जो थोड़ी सी डिफरेंट है। ठीक है सर, तो अनयूजुअल और एटिपिकल कॉस्ट हुज अकरेंस इज, जिसके होने की संभावना इर्रेगुलर है एंड अनएक्सपेक्टेड है। भाई वो इर्रेगुलर भी होनी चाहिए, मतलब वो हर साल नहीं होनी चाहिए, और वो होगी या नहीं होगी ये किसी को पता भी नहीं होना चाहिए। अब कमाल की बात ये है, इन दोनों के बीच में जो कंजंक्शन लगा हुआ है वो लगा हुआ है एंड, मतलब ये दोनों एलिमेंट्स जब क्यूमुलेटिवली सेटिस्फाई होंगे तब भाई हम किसी कॉस्ट को एबनॉर्मल कॉस्ट कहेंगे। जब ये दोनों एलिमेंट्स क्यूमुलेटिवली सेटिस्फाई होंगे, मतलब जब ये दोनों एलिमेंट्स साथ में आप सेटिस्फाई करोगे, तब जाके आप किसी कॉस्ट को एबनॉर्मल कॉस्ट या अनयूजुअल कॉस्ट बोलोगे। अगर इनमें से कोई भी एक एलिमेंट फुलफिल नहीं हुआ तो फिर भाई मैं उस कॉस्ट को अनयूजुअल या एटिपिकल कॉस्ट नहीं बोलूंगा। ठीक है, अब देखो, एक तो हो गई थ्योरी की बात, जो हमने थ्योरी पढ़ी वो मैंने थ्योरी तुम्हें पढ़ा दी। ठीक है, अब मैं ना कुछ प्रैक्टिकल चर्चा करने जा रहा हूं तुम्हारे साथ। एग्जाम पर्सपेक्टिव से इस वाली चर्चा का कोई रेलेवेंस नहीं है, एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि ये जो इशू है ये इंडस्ट्री के लोग अभी आपस में चर्चा कर रहे हैं, कॉस्ट मैनेजर्स आपस में डिस्कशन कर रहे हैं कि ये कॉस्ट अराइज हो रही है इस वाले इंटरप्रिटेशन से। तो वो मैं तुम्हें प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बता रहा हूं, एग्जाम से इसका कोई लेना देना नहीं। और सबसे खास बात, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब इस वाले कंसेप्ट का जो मैं प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी तुमको बता रहा हूं, जो प्रैक्टिकल चैलेंज बता रहा हूं, उस चैलेंज की वजह से भाई मेरे से क्रॉस क्वेश्चन मत करना कि सर ये तो प्रैक्टिकली तो इन दोनों का मिलना कॉस्ट को एबनॉर्मल बनाता है ना, जो क्वेश्चन में हमें कॉस्ट दी हुई है उसमें ये दोनों तो मिल नहीं रहे, तो ये एबनॉर्मल कॉस्ट नहीं हुई, ऐसा मत बोलना भाई। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट डिफरेंट और जो मैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से कराऊंगा वो डिफरेंट। अभी जो मैं तुम्हें नॉलेज देने वाला हूं वो थोड़ी सी प्रैक्टिकल साइड से है, एग्जाम से इसका कोई लेना देना नहीं है। इस नॉलेज को एग्जाम में मत यूटिलाइज करना, क्योंकि ये नॉलेज सिर्फ क्योंकि अभी कंक्रीट नहीं है, अभी कोई निष्कर्ष नहीं निकला है, अभी तो हम डिस्कशन कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, अभी प्रैक्टिकली इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकला है। इसीलिए इसको अभी एग्जाम में अप्लाई मत करना, बस सुनते जाना मैं क्या कह रहा हूं। ठीक है सर, इर्रेगुलर का मतलब जो रेगुलरली ना हो, मतलब अगर साल में 12 महीने होते हैं, ये मैंने लिख दिए साल के 12 महीने, भाई इन 12 महीनों में से अगर कोई कॉस्ट सेकेंड मंथ, 4 मंथ, 6th मंथ, 8th मंथ, 10th मंथ, 12th मंथ को होती है, तो वो कॉस्ट क्या कहलाएगी? वो कॉस्ट कहलाएगी रेगुलर कॉस्ट। ऐसा मत बोलना सर एक एक मंथ बीच में छोड़ तो दिया, अरे छोड़ दिया तो क्या हो गया, है तो फिर भी रेगुलर ना, रिपीट हो रही है बार 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 बार, तो ये कॉस्ट है रेगुलर कॉस्ट, ये इरेगुलर कॉस्ट नहीं है। अब एक और कॉस्ट है जो आई 3rd मंथ में,
फिर आई 9th मंथ में। क्या ये रेगुलर है या इरेगुलर है? अच्छा, अब इसको रेगुलर या इरेगुलर जानने के लिए तुम मान लो ये मंथ्स हैं 2020 के, तुम ना 2019 के मंथ ले लो, 2018 के मंथ ले लो, सारे मंथ, और वहां देखो कि क्या ये कॉस्ट 2019 में आई, 2018 में आई। अगर तो ये कॉस्ट 2019 और 18 में भी 3rd और 9th मंथ में आई तो समझ लेना ये वाली कॉस्ट है रेगुलर कॉस्ट। भले ही एक ही साल में वो रिपीटेडली हर मंथ में, हर ऑल्टरनेट मंथ में रिपीट नहीं हो रही, लेकिन फिर भी क्योंकि उसका ट्रेंड ये रहा है पिछले कई सालों का कि वो 3rd मंथ में ही अराइज होती है, तो मार्च में भाई क्लोजिंग होती है, क्लोजिंग होने की वजह से हो सकता है कुछ कॉस्ट मार्च में ही अराइज होते हों, और ये सितंबर का महीना है, इसके अंदर हो सकता है आपका कुछ इंडस्ट्री स्पेसिफिक कोई चीज होती हो जिसकी वजह से 9th मंथ में ही ये वाली कॉस्ट इनकर हुई। तो ये कॉस्ट जो हर साल 9th मंथ और 3rd मंथ में इनकर होती है, अगेन ये हो जाएगी रेगुलर कॉस्ट, ये इरेगुलर नहीं होगी। लेकिन हाँ, अगर आपने ये देखा कि ये कॉस्ट 2020 में तो 3rd और 9th मंथ में हुई, 2019 में ये हुई थी 6th मंथ में, 2018 में ये कहीं भी नहीं हुई, पूरे के पूरे साल में ये कहीं भी नहीं हुई, बस अब मुझे पता लग गया ये वाली कॉस्ट है इर्रेगुलर कॉस्ट। एक ऐसी कॉस्ट जो कब अराइज होती है हमें पता ही नहीं चलती, जो किसी फिक्स्ड इंटरवल में या किसी पैटर्न को नहीं फॉलो करती, जो किसी सिस्टम को नहीं फॉलो करती, कभी भी आ जाती है कभी भी नहीं भी आती, 2018 में तो आई ही नहीं, उसे हम कहेंगे इर्रेगुलर कॉस्ट। तो इरेगुलर कॉस्ट को जांचने के लिए, परखने के लिए आपको सिर्फ एक साल का डेटा कई बार नहीं देखना होता, आपको हो सकता है पिछले कुछ सालों का डेटा देखना पड़े ट्रेंड एनालिसिस करने के लिए। सबसे पहला जो एलिमेंट है जो एबनॉर्मल कॉस्ट का है वो है इरेगुलर कॉस्ट, और उसका मतलब ये है ये रेगुलरली फॉलो नहीं होनी चाहिए, ये इरेगुलरली फॉलो होनी चाहिए, मतलब आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम, आफ्टर सम टाइम ये अराइज होनी चाहिए और ये एक रेगुलर पैटर्न ना फॉलो करे। दिस इज नोन एज इरेगुलर कॉस्ट। अब आ जाओ दूसरा एलिमेंट, अनएक्सपेक्टेड। अनएक्सपेक्टेड का मतलब आपको उम्मीद नहीं थी कि ये वाली कॉस्ट इनकर होगी, उम्मीद नहीं थी कि ये वाली कॉस्ट इनकर होगी। भाई हमारा जो ब्लास्ट फर्नेस होता है, एक फर्नेस होता है भट्टी जिसको नॉर्मल भाषा में बोलते हैं, वो भट्टी बहुत गर्म होती है और उसमें गर्मी की वजह से कई बार फैक्ट्री के और पार्ट्स में आग लग जाती है। तो बताना जरा, भट्टी गर्म हुई मंडे को, ट्यूसडे को वो इतनी ज्यादा गर्म हो गई कि आसपास की फैक्ट्री में आग लग गई। आप गए कॉस्ट मैनेजर के पास, आपको कॉस्ट मैनेजर ने कहा हाँ सर ये एबनॉर्मल कॉस्ट है ना, एबनॉर्मल कॉस्ट है सर, एबनॉर्मल कॉस्ट में डालिए, खर्चा हो गया एबनॉर्मल है। आपने कहा ठीक है, आपने कहा भाई चलो ठीक है मैं एबनॉर्मल कॉस्ट में तो डाल दूंगा, लेकिन कॉस्ट मैनेजर साहब जरा बताओ ये हुआ क्यों। कॉस्ट मैनेजर ने बातों बातों में, पता है आपको क्या बताया, कॉस्ट मैनेजर ने बातों बातों में आपको बताया, अरे सर क्या बताएं, मैनेजमेंट हमारी इतनी लालची है, लालची प्रॉफिट के लिए, लालची आउटपुट के लिए, कि सर हमारी जो भट्टी की कैपेसिटी है ना वो सपोज 500 डिग्री सेल्सियस पे तापमान रखने की है, हमें पहले से वार्निंग मिली हुई है कि 500 से ऊपर अगर तुम भट्टी को लगाओगे, अगर भट्टी 500 से ऊपर गर्म हुई तो आसपास के एरिया में आग लगने की संभावना है। सर मैनेजमेंट मानता ही नहीं, इतना लालची लोग हैं, मानते ही नहीं सर। सर कल पता है मंडे था ना कल, सर कल हमारा जो भट्टी चली है ना पूरे दिन 560 डिग्री पे चली है, तो सर आग तो लगनी ही थी। बेचारा कॉस्ट मैनेजर, इसने एक बड़ी नॉर्मल सी बात आपको बताई और आपको एक चीज पता लग गई। बताना जरा ये कॉस्ट एक्सपेक्टेड है या अनएक्सपेक्टेड है। सर ये कॉस्ट तो एक्सपेक्टेड है, जब जब तुम भट्टी को 500 डिग्री से 1 डिग्री भी ऊपर लेके जाओगे एक्सपेक्टेशन है कि आग लगेगी आसपास के एरिया में। तो बताना ये कॉस्ट एबनॉर्मल हो गई या नॉर्मल हो गई। सर ये कॉस्ट नॉर्मल हो गई। एबनॉर्मल में तो वो कॉस्ट लगती है जो एक्सपेक्टेड नहीं होती, लेकिन ये तो एक्सपेक्टेड थी, मैनेजमेंट को पता था ऐसा होना है, फिर भी मैनेजमेंट ने रिस्क लिया। आप गए मैनेजमेंट के पास, आपने कहा अरे मैनेजमेंट क्या करा दिया, तुम्हें पता है 10 लाख रुपए की बगल में मशीनरी, शेड और बिल्डिंग थी, 10 लाख रुपए का इन्वेंट्री रखी थी, सामान रखा, सब जल के खाक हो गया। मैनेजमेंट ने आपको कहा अरे हाँ सर बिल्कुल सब जल के खाक तो हो गया, सर कोई बात नहीं उसे एबनॉर्मल कॉस्ट में ट्रीट कर दो। आपने कहा चलो ठीक है, आपने ऐसे अपने आप को विंक किया और आपने बोला ठीक है एबनॉर्मल कॉस्ट में ट्रीट कर देंगे। बट बताओ तो आपने ये क्यों किया, आपने इतनी ज्यादा तेज आग जलाई जिसकी वजह से ये लॉस हुआ है। मैनेजमेंट ने आपको कहा सर हमें पता था ये लॉस होगा, लेकिन हम ये रिस्क लेना चाहते थे, हम मैनेजमेंट है ना, हमें रिस्क लेना चाहते थे। सर पास्ट में हमने रिस्क लिया है, 550 डिग्री पे ये टेम्परेचर पे भट्टी ने काम किया है और आग नहीं लगी।
सर ये तो चांस की बात है, 560 हमने इस बार किया तो आग लग गई सर, लेकिन हम ये रिस्क विलिंग थे लेने के, हमें पता था ऐसा होने का अंदेशा है, लेकिन हम विलिंगली हमने ये रिस्क लिया है। सर बिजनेसमैन का तो काम ही होता है रिस्क लेना। बस आपको मिल गया पुख्ता सुराग। दिस इज नॉट एन एबनॉर्मल कॉस्ट, दिस इज अ नॉर्मल कॉस्ट बिकॉज इट वॉज एक्सपेक्टेड एंड मैनेजमेंट वॉज टेकिंग दैट रिस्क दैट दिस कॉस्ट विल हैपन। मैनेजमेंट ये रिस्क ले रहा था भाई कि ये कॉस्ट होगी। तो हां, भट्टी में आग लगना इर्रेगुलर तो जरूर है, क्योंकि हर दूसरे महीने, हर तीसरे महीने ऐसा नहीं लगता, कभी कभार साल में, 2 साल में, 3 साल में एक बार लग जाता है, और वो भी कभी कभी तो 500 से ऊपर चले जाओ तो नहीं लगता, कभी कभी लग जाता है। इरेगुलर तो पक्का है भट्टी में आग लगना, लेकिन क्या अनएक्सपेक्टेड है इस वाले केस में जो मैंने तुम्हें बताया, या एक्सपेक्टेड था? सर एक्सपेक्टेड था, मैनेजमेंट ने रिस्क लिया है, जानबूझ के लिया है। इस कॉस्ट को मैनेजमेंट एबनॉर्मल नहीं बोल सकता। दिस इज अ नॉर्मल कॉस्ट। बिल्कुल वैसे ही जैसे अगर तुमने इन ट्रांजिट कोई मटेरियल अपने यहां मंगवाया है, गुड्स इन ट्रांजिट मंगवाए हैं, गुड्स को तुमने इन ट्रांजिट रखा है, तो तुम्हें पता है 5% तो खराब होता ही होता है। तो अगर 5% तो खराब होता ही होता है और तुम वो रिस्क लेने के लिए तैयार हो, तो भाई वो कॉस्ट क्या कहलाती है? नॉर्मल कॉस्ट, नॉर्मल लॉस कहलाता है, वो एबनॉर्मल नहीं कहलाता। तो आज के बाद हमारा जो दिमाग ट्रेंड है ना, किस चीज के लिए ट्रेंड है? आग लग गई एबनॉर्मल कॉस्ट, अर्थक्वेक आ गया एबनॉर्मल कॉस्ट, बाढ़ आ गई एबनॉर्मल कॉस्ट। जो हमारे लोग थे उनमें से किसी के कुछ शारीरिक उनमें इनकेपेबिलिटी आ गई एबनॉर्मल लॉस, स्ट्राइक हो गई एबनॉर्मल लॉस। हमारे दिमाग में कुछ वर्ड्स आते थे ना, सीधा छपाक 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 करके क्या इंप्रेशन आता था? एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल कॉस्ट, एबनॉर्मल कॉस्ट। आज के बाद वो नहीं आना चाहिए। तुम्हें हर कॉस्ट को इस पैरामीटर में तोलना पड़ेगा। ये तराजू है भाई, तराजू और बीच में एंड की तलवार है। दोनों में से अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, तुम्हारी कॉस्ट एबनॉर्मल नहीं बनेगी, तुम्हारी कॉस्ट नॉर्मल बनेगी। दोनों में से अगर एक भी चीज नहीं सेटिस्फाई हुई। अब इस व्यू पे, ये देखो मेरा व्यू है, अगेन इंस्टीट्यूट ने कोई क्लैरिटी नहीं दी, बट इंस्टीट्यूट ने जो ड्राफ्ट किया, मैं ड्राफ्टिंग के बेसिस पे इंटरप्रिटेशन निकाल रहा हूं, तो ये मेरा व्यू है जो इंटरप्रिटेशन निकल के आ रही है इसमें। अब कई सीएफओ, कई कॉस्ट मैनेजर्स को इस पे ऐतराज है, इस एंड वर्ड पे ऐतराज है। वो कहते हैं कि ठीक है, हमें उम्मीद थी, सपोज एक्सपेक्टेड था, लेकिन है तो इर्रेगुलर ना, तो एबनॉर्मल कॉस्ट इरेगुलरिटी के बेसिस पे एबनॉर्मल ट्रीट हो जानी चाहिए। कई कॉस्ट मैनेजर्स ऐसा कहते हैं, कई सीएफओज ऐसा कहते हैं। तो वो कहते हैं इन दोनों के बीच में जो ये तुमने इतना बड़ा वर्ड एंड लगाया हुआ है, उसको एंड की जगह और लगा दो भाई, और दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, एबनॉर्मल मान लेंगे। तो सपोज कोई रेगुलर कॉस्ट है, रेगुलर जो कॉस्ट रोजमर्रा में हो रही है, लेकिन अनएक्सपेक्टेड है, पता नहीं कब हो जाती है, लेकिन होती हर महीने है, लेकिन ये नहीं पता महीने के किस दिन होती है। तो अनएक्सपेक्टेड है लेकिन रेगुलर है, उसे एबनॉर्मल मानना चाहिए। ऐसा मैनेजमेंट का एक व्यू हो सकता है, इंटरप्रिटेशन निकल के आ सकती है। लेकिन फिलहाल हमें कोई फर्क नहीं पड़ता किसकी क्या इंटरप्रिटेशन है, कौन क्या डिस्कशन कर रहा है। अभी तो हम डेफिनेशन पे जाएंगे भाई। हमारी मां हमें क्या सिखा रही है? हमारी मां हमें सिखा रही है कि दोनों कंडीशन जब तक सेटिस्फाई नहीं होंगी, तब तक एक कॉस्ट एबनॉर्मल नहीं बनेगी, क्योंकि बीच में जो कंजंक्शन एडेड है वो है एंड। तो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना जरूरी है। कॉस्ट इरेगुलर भी होनी चाहिए, कॉस्ट अनएक्सपेक्टेड भी होनी चाहिए, तो ही वो एबनॉर्मल बनेगी, अदरवाइज वो एबनॉर्मल नहीं बनेगी। अब आ जाओ, कायदे की बात कर रहा हूं, ये तो मैंने तुम्हें ऐसे कहानी बता दी, क्योंकि तुम कहानियां सुनने में ज्यादा इंटरेस्ट रहता है, कोर्स कंटेंट सुनने में तुम्हारा कम इंटरेस्ट रहता है, वो तो मुझे पता ही है। अब आ जाओ मुद्दे की बात। मुद्दे की बात ये, एग्जामिनर तुम्हें देगा एबनॉर्मल सिचुएशन, नॉर्मल सिचुएशन, तुम्हें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना सर एंड है और है क्या है, डेफिनेशन आए तो डेफिनेटली डेफिनेशन तो प्रॉपर्ली लिखनी है। एग्जामिनर तुम्हें देगा एबनॉर्मल सिचुएशन हो गई है, ये एबनॉर्मल सर्कमस्टांस था, आग लग गई, स्ट्राइक हो गया, बाढ़ आ गई, इस तरह की चीज देगी एग्जामिनर तुमको देगा, और पीरियड पूछेगा कि ये पीरियड है, बताओ इस कॉस्ट को एबनॉर्मल ट्रीट करोगे या नॉर्मल ट्रीट करोगे, तुम्हें बस उसे एबनॉर्मल एज्यूम करके ट्रीट करना है। ठीक है, एग्जाम क्वेश्चन सॉल्व करते हुए तुम ये नहीं सोचोगे कि सर बाढ़ लगना एक्सपेक्टेड था, क्योंकि हर साल बाढ़ आती है इस वाले एरिया में, उड़ीसा जैसे उड़ीसा एरिया है उसमें हर साल बाढ़ आती है, तो सर वो तो एक्सपेक्टेड था, तो एबनॉर्मल हुआ ही नहीं, तो इस क्वेश्चन का तो सर ये क्वेश्चन ही रॉन्ग है, ये एबनॉर्मल कॉस्ट है ही नहीं, सर हम ये क्वेश्चन को नहीं करते, एग्जामिनर को लिख देते हैं ऑल्टरनेटिव व्यू इज पॉसिबल दैट दिस कॉस्ट इज नॉट एबनॉर्मल, हेंस योर क्वेश्चन इज इनकरेक्ट। क्या ऐसा करना चाहोगे? आंसर इज नो। नहीं सर, हम ऐसा नहीं करना चाहेंगे, बिल्कुल ऐसा करना भी मत।
सो एग्जामिनर जब भी आपको कहे एबनॉर्मल कॉस्ट है, एबनॉर्मल सिचुएशन है, मान लो एबनॉर्मल सिचुएशन है, जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाओगे, जब आप कॉस्ट अकाउंटेंट बन जाओगे, तब जरूर एक बार को सोचना कि इररेगुलर और अनएक्सपेक्टेड के बीच में एंड लिखा है, देयरफॉर द कंडीशन शुड बी क्यूमुलेटिव सैटिस्फाइड एंड देयरफॉर दिस एबनॉर्मल कॉस्ट डेफिनेशन इज वेरी वेरी क्रिटिकल। और अब आप समझ में आई आपको बात, जब मैं आपको बोल रहा था आपको तो पता थी एबनॉर्मल कॉस्ट क्या होती है, फिर भी मैंने क्या आपको कुछ 20-25%, मैंने क्या कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने क्या आपको 20-25% एडिशनल इंफॉर्मेशन दी? हाँ सर दी। अगर दी ना तो भाई यही कमाल है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 का, माँ का। माँ इज फुल ऑफ सरप्राइजेस, माँ इज फुल ऑफ मैजिक, माँ comes up with new things every time. This is the benefit of reading this cost accounting standard carefully. और जब तुम प्रोफेशनल बन जाओ ना भाई, जब तुम सीएम में बन जाओ ना, तब भी इस कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को ऐसे, वैसे तो सारी कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को ऐसे पूजा करना, इसको गीता तुल्य मानना, इसे कुरान तुल्य मानना, इसे बाइबल मानना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है और आपको कुछ ऐसी चीज़ें भी बताएगी जो चीज़ आपको यूजुअली नहीं पता। ठीक है, तो एक बार और पूरी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं और फिर हम एबनॉर्मल कॉस्ट के प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे आएंगे। तो एबनॉर्मल कॉस्ट इज एन अनयूजुअल और एटिपिकल कॉस्ट, एक ऐसी कॉस्ट जो अनयूजुअल है और एटिपिकल है, मतलब वो यूजुअली नहीं होती, वो जो नॉर्मल सिचुएशन है, सिस्टम है, उससे अलग है। हुज अकरेंसेस, जिसकी अकरेंस इरेगुलर होती है, मतलब वो रेगुलरली नहीं होती, एंड मतलब दोनों सिचुएशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अनएक्सपेक्टेड है, मैनेजमेंट को उम्मीद नहीं थी कि ये होगा, ना उम्मीद था मैनेजमेंट को नहीं पता था कि ये होगा। अगर मैनेजमेंट को थोड़ा भी हिंट है कि वो होगा तो वो अनएक्सपेक्टेड नहीं हुआ, वो तो एक्सपेक्टेड हो गया। और वो होती है अंडर एबनॉर्मल सिचुएशन, वो नॉर्मल सिचुएशन में नहीं होती, किसी एबनॉर्मल सिचुएशन में होती है। अच्छा, एबनॉर्मल सिचुएशन, ये डेफिनेशन का जो आखिरी का पार्ट है और जो शुरू का पार्ट है वो थोड़ा सिमिलर सा साउंड करता है, सिमिलर सा है भी। यहाँ भी अनयूजुअल और एटिपिकल कॉस्ट की बात हो रही है, यहाँ भी एबनॉर्मल सिचुएशन की बात हो रही है, तो ये दोनों पार्ट सिमिलर से साउंड करते हैं। और अकरेंस वाला पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके चारों तरफ एक छोटी सी कॉन्ट्रोवर्सी जो मैंने तुम्हें बताई। तो ये थी डेफिनेशन ऑफ एबनॉर्मल कॉस्ट एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1। डेफिनेशंस एबनॉर्मल कॉस्ट, तो एबनॉर्मल कॉस्ट क्या होती है? एन अनयूजुअल और एटिपिकल कॉस्ट। अनयूजुअल मतलब जो यूजुअल पैरेलल्स में नहीं हुई, जो यूजुअल सर्कमस्टांसेस में नहीं हुई, कुछ डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में हुई है, उसे कहते हैं एन अनयूजुअल और एटिपिकल कॉस्ट हुज अकरेंस इज यूजुअली इररेगुलर एंड अनएक्सपेक्टेड। अब ध्यान देना, यहां पर वर्ड यूज हुआ है एंड, मतलब जो एबनॉर्मल कॉस्ट होगी उसमें दो फीचर्स होने चाहिए। एक फीचर होना चाहिए कि वो इरेगुलर होना चाहिए, दूसरा फीचर होना चाहिए कि वो अनएक्सपेक्टेड भी होना चाहिए। तो एबनॉर्मल कॉस्ट की दो डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं एबनॉर्मल कॉस्ट को क्लासिफाई करने के लिए। रिक्वायरमेंट नंबर 1 है वो इरेगुलर होना चाहिए, रिक्वायरमेंट नंबर 2 है वो अनएक्सपेक्टेड होना चाहिए। तो मैं तुम्हें देता हूं एक सिंपल सा एग्जाम्पल। कंपनी के ओनर्स को पता है कि बॉयलर को अगर 100 डिग्री से ज़्यादा बॉयल करोगे तो फैक्ट्री में आग लगने की संभावना होती है। फिर भी जो फैक्ट्री के मालिक हैं वो रिस्क लेते हैं, वो कई बार बॉयलर को 100 से ऊपर भी बॉयल करते हैं। ऐसे सिचुएशन में आउट ऑफ 10 टाइम्स 2 बारी आग लग जाती है। तो बताना, क्या ये एक्सपेक्टेड था कि आग लगेगी? हाँ सर, ये एक्सपेक्टेड था कि आग लगेगी। अगर ये एक्सपेक्टेड था ना कि आग लगेगी और फिर भी मैनेजमेंट ने बॉयलर्स को 100 डिग्री से ज़्यादा बॉयल किया, तो फिर ये वाला जो खर्चा होगा ना फैक्ट्री में आग लगने का, वो अनएक्सपेक्टेड नहीं माना जाएगा, वो एबनॉर्मल नहीं माना जाएगा। तो अनएक्सपेक्टेड भी होना चाहिए, इरेगुलर भी होना चाहिए। दोनों सिचुएशन क्यूमुलेटिवली सेटिस्फाई करोगे तो आप एबनॉर्मल की डेफिनेशन में जाके क्वालिफाई करोगे और एबनॉर्मल कॉस्ट तब आपकी निकल के आएगी। तो देखो, एक बात ध्यान रखना, जब भी कभी स्टैंडर्ड्स पढ़ते हैं उनको एकदम बेयर अपना दिमाग खाली करके, जो आपके दिमाग में नोशंस होते हैं ना, पुराने थॉट्स कि अरे सर एबनॉर्मल कॉस्ट तो इंटर से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, हमें तो बहुत अच्छे से पता है, ये जो थॉट्स होते हैं ना दिमाग में, प्री कंसीव्ड नोशन, इन्हें कहते हैं परसेप्शन, उन्हें साइड में रख के आना। क्योंकि कई बार जब आप माइन्यूटली स्टैंडर्ड को पढ़ते हो तो उसमें से ऐसी ऐसी चीजें निकल के आती हैं जो आप कहते हैं अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जब पढ़ने हैं तो भी यही बिहेवियर रखना है, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ने हैं तो भी यही बिहेवियर रखना है। और एक और चीज़, जब इनकम टैक्स एक्ट पढ़ते हैं
तब भी आपको एग्जैक्टली यही बिहेवियर रखना है, क्योंकि एंड और मे शैल ये सब वर्ड्स के यूज करने से पूरा मीनिंग ही चेंज हो जाता है। जैसे यहां पर मीनिंग पूरा का पूरा चेंज हो गया। मैंने आपको दो इंपॉर्टेंट चीजें बताई एबनॉर्मल कॉस्ट को क्वालिफाई करने के लिए, एक है इररेगुलर, दूसरा है अनएक्सपेक्टेड, और दोनों को क्यूमुलेटिवली सेटिस्फाई करना है, मतलब दोनों को इकट्ठा सेटिस्फाई करना है, तो ही एबनॉर्मल कॉस्ट आइडेंटिफाई कर पाओगे, आप उसको डिफाइन कर पाओगे। ठीक है सर। एंड और आगे लिखा हुआ है एंड और ड्यू टू सम एबनॉर्मल सिचुएशन ऑफ प्रोडक्शन और ऑपरेशन। तो कोई भी एबनॉर्मल सिचुएशन है, अगर मान लो नॉर्मल सिचुएशन है और अनएक्सपेक्टेड और इरेगुलर चीज हुई है, तो भी वो एबनॉर्मल कॉस्ट की डेफिनेशन में आ जाएगी, क्योंकि जो वर्ड्स यूज्ड हैं वो है एंड और ड्यू टू सम एबनॉर्मल सिचुएशन ऑफ प्रोडक्शन और ऑपरेशन। तो अगर प्रोडक्शन ऑफ और ऑपरेशन के नॉर्मल सिचुएशन में भी कोई अनएक्सपेक्टेड इरेगुलर चीज आ गई है, तो उसे एबनॉर्मल ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि वर्ड क्या यूज हुए हैं, एंड और। तो या तो एबनॉर्मल सिचुएशन हो या एबनॉर्मल सिचुएशन ना हो, दोनों ही सिचुएशन में हम लोग एबनॉर्मल कॉस्ट को निकाल सकते हैं। बस दो क्रिटिकल पैरामीटर्स क्या होंगे एबनॉर्मल कॉस्ट के, नंबर 1 इट शुड बी अनएक्सपेक्टेड, नंबर 2 इट शुड बी इररेगुलर। इन दोनों को अगर आपने क्यूमुलेटिवली सेटिस्फाई कर दिया, हम आपकी एबनॉर्मल कॉस्ट को क्वालिफाई कर लेंगे और उसे एबनॉर्मल कॉस्ट की तरह ट्रीटमेंट उसको दे देंगे। नेक्स्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। अगेन अपने दिमाग से जो आपने पहले सोचा हुआ है ना, प्री कंसीव्ड नोशन, अरे सर ये तो मैनेजीरियल वाले खर्चे होते हैं, वो निकाल देना। एकदम फ्रेश हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, जो लीगल डेफिनेशन है और जो ब्लैक एंड व्हाइट में पहली बार पेपर में आप पढ़ रहे होंगे। स्टैंडर्ड्स आपने इंटर में भी पढ़े हैं, लेकिन बहुत ब्रीफली पढ़े होंगे। अब हम इन डेप्थ जाके स्टैंडर्ड्स को पढ़ेंगे। आओ स्टार्ट करते हैं। Administrative overheads, cost of all activities relating to general management and administration of an entity। वर्ड जो मैं खास आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं वो है जनरल। मतलब सर अगर कोई पर्टिकुलर मैनेजमेंट का काम होगा या अगर कोई पर्टिकुलर एडमिनिस्ट्रेशन का काम होगा, तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड नहीं बनेगा क्या? एग्जाम्पल लो भाई, कंपनी का हेड ऑफिस है दिल्ली में, कंपनी ने एक फैक्ट्री एस्टैब्लिश करी मुजफ्फरनगर में। उस फैक्ट्री के अंदर ना ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि फैक्ट्री है तो उसके अंदर भी एक रिसेप्शन एरिया होगा, हेड ऑफिस में भी एक रिसेप्शन एरिया है, फैक्ट्री में भी कैंटीन होगी, हेड ऑफिस में भी कैंटीन है। फैक्ट्री के प्रोजेक्ट के लिए भी कोई एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ बैठा होगा, जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा, जो प्रोडक्शन में मदद नहीं कर रहा होगा, साफ सफाई, सुपरवाइजरी, बिल्डिंग सही सलामत रहे, ये सब कुछ सुपरवाइजरी एक्शन कर रहा होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन कर रहा होगा। तो वहां पर भी थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ बैठा होगा और मैनेजमेंट की सर्विसेज दे रहा होगा। लेकिन जो वहां पर स्टाफ बैठा है वो जनरल मैनेजमेंट नहीं कर रहा, वो तो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का मैनेजमेंट कर रहा है, वो तो फैक्ट्री का मैनेजमेंट कर रहा है। तो वो वाला एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड दोस्तों एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड का पार्ट नहीं बनेगा। सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड का पार्ट वही बनेगा जो जनरल मैनेजमेंट कर रहा है। जैसे हेड ऑफिस में बैठ के कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट अकाउंट्स लिख रहा है, उसके अंदर तो इंडिया भर में जितने भी आपके प्रोजेक्ट्स हैं सबके इकट्ठे अकाउंट्स बन रहे हैं। कॉस्ट अकाउंटेंट बैठा है जो हेड ऑफिस में बैठा है, इकट्ठी कॉस्ट शीट्स बना रहा है, पूरा का पूरा जनरल मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन है। हाँ, अगर आपने किसी कॉस्ट अकाउंटेंट को हायर किया मुजफ्फरनगर में, स्पेशली मुजफ्फरनगर के प्रोजेक्ट की कॉस्ट शीट बनाने के लिए, तो दोस्तों वो जनरल की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो फैक्ट्री में जो भी एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा होता है वो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स नहीं कहलाता। ये लॉजिक आपको दिया है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 1 ने। सर आप डिफर कर सकते हो लॉजिक से, आप कह सकते हो सर एडमिनिस्ट्रेटिव तो एडमिनिस्ट्रेटिव होता है, आप नेचर को देखो, नेचर उसका एडमिनिस्ट्रेटिव है, आपको एडमिनिस्ट्रेटिव में ही लेना चाहिए। आप डिफर कर सकते हो, मैं आपको मना नहीं कर रहा, लेकिन मैंने आपको पहले बताया था तरीके सब ठीक हैं, ऑप्शंस सब ठीक हैं, स्टैंडर्ड आपको उनमें से सबसे प्रेफरेबल ऑप्शन चूज करके बता देगा, जो कि स्टैंडर्ड ने बता दिया। आगे चलो, आगे कहता है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स शैल एक्सक्लूड प्रोडक्शन ओवरहेड्स, मार्केटिंग ओवरहेड्स एंड इंटरेस्ट एंड फाइनेंस चार्जेस। तो कोई भी प्रोडक्शन रिलेटेड ओवरहेड्स हैं वो नहीं ऐड होंगे एडमिनिस्ट्रेटिव में, मार्केटिंग ओवरहेड्स नहीं ऐड होंगे एडमिनिस्ट्रेटिव में, इंटरेस्ट एंड फाइनेंस चार्ज नहीं ऐड होगा एडमिनिस्ट्रेटिव में। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड डू नॉट इंक्लूड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट रिलेटिंग टू प्रोडक्शन, फैक्ट्री वर्क्स और मैन्युफैक्चरिंग। बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाईलाइट कर लो, अंडरलाइन कर लो। वही बात जो हमने फर्स्ट लाइन में पढ़ी थी दोस्तों, जनरल मैनेजमेंट होगा ना, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन,
तो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स में आएगा। लेकिन अगर कहीं आपने फैक्ट्री रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेशन देख लिया, प्रोडक्शन रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेशन देख लिया, वर्क्स रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेशन देख लिया, वो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड का पार्ट नहीं बनेगा। सर तो वो किसका पार्ट बनेगा? तो मैं आपको पहले ही बता देता हूं, हम उसका कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अलग पढ़ेंगे, यहां पर भी हम उसका थोड़ा सा रेफरेंस पढ़ेंगे। वो बनेगा प्रोडक्शन ओवरहेड का पार्ट, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का पार्ट है। सर एडमिनिस्ट्रेशन का काम प्रोडक्शन ओवरहेड का पार्ट बनेगा? बिल्कुल सही, बिल्कुल यही होगा। क्यों? क्योंकि नेचर तो जरूर उसका एडमिनिस्ट्रेटिव है, लेकिन पर्पस क्या है? पर्पस है मैन्युफैक्चरिंग में मदद करना, इसलिए उसे एडमिनिस्ट्रेटिव के अंदर नहीं, हम लोग प्रोडक्शन ओवरहेड के अंदर क्लासिफाई करेंगे। तो हां, तभी मैंने आपको कहा था शुरुआत करने से पहले ही, अपने दिमाग से सारी की सारी जो प्री कंसीव्ड नोशन है उन्हें निकाल के बाहर फेंक दो। आपके दिमाग के प्री कंसीव्ड नोशन यहां पर काम नहीं आएंगे, यहां हम फ्रेश नजरिए से पूरा कॉस्टिंग का तरीका पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट इज द अरेंजमेंट ऑफ आइटम्स। तो आइटम्स को अरेंज करने का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट इन लॉजिकल ग्रुप्स हैविंग रिगार्ड टू देयर नेचर एंड पर्पस। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट का मतलब है आपको सिमिलर टाइप की कॉस्ट एक जगह रखनी है, वो एक जगह रखने का तरीका इज नोन एज क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। और ये लॉजिकल ग्रुप्स में आपको बांटना होता है अपना इंटायर कॉस्ट, दिस इज नोन एज क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। और इसके ना दो तरीके दिए हुए हैं आपको, एक आप नेचर के बेसिस पे क्लासिफिकेशन कर सकते हो, एक आप पर्पस के बेसिस पे क्लासिफिकेशन कर सकते हो। और कैस खुद आपको हिंट दे रहा है, जो आप नेचर के बेसिस पे क्लासिफिकेशन करोगे वो होती है सब्जेक्टिव क्लासिफिकेशन। सब्जेक्टिव का मतलब वो चेंज हो सकती है, वो डाइसी हो सकती है, वो डिफरेंट सिचुएशंस में अलग अलग हो सकती है। लेकिन अगर आपको ऑब्जेक्टिवली क्लासिफिकेशन करनी है, ऑब्जेक्टिवली मतलब सही ढंग से क्लासिफिकेशन करनी है, सही को सही और गलत को गलत बताना है, तो उसके लिए आपको पर्पस ही ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसा हमने एग्जाम्पल लिया, फैक्ट्री में कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा हुआ है, हाँ उसका पर्पस है, हाँ उसका नेचर है एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन उसका पर्पस है फैक्ट्री का काम करवाना, मैन्युफैक्चरिंग करवाना। तो हम नेचर के बेसिस पे उसे क्लासिफाई नहीं करेंगे, हम तो पर्पस के बेसिस पे क्लासिफाई करेंगे। नेचर के बेसिस पे अगर क्लासिफाई करते तो वो होता एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, पर्पस के बेसिस पे अगर क्लासिफाई करेंगे तो वो होगा प्रोडक्शन ओवरहेड्स। तो आपको कॉस्ट को क्लासिफाई करते हुए ये बात ध्यान रखनी है कि वो किस पर्पस के लिए अचीव हुआ है, या वो किस पर्पस को सॉल्व कर रहा है, ना कि वो किस नेचर का है। तो पर्पस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं और देखते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट करते हुए ना सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्लासिफिकेशन में किस तरह से फर्क आता है। और उससे पहले भाई सब्जेक्टिव क्लासिफिकेशन में ना एक फुटनोट लगा हुआ है, आओ वो भी पढ़ लेते हैं। सो फुटनोट नंबर 4, subjective classification means it is based on or influenced by personal feelings, taste और opinion। तो भाई जो सब्जेक्टिव क्लासिफिकेशन या जो सब्जेक्टिव वर्ड है इसका मतलब है वो भाई पर्सन टू पर्सन चेंज हो जाता है, वो कॉन्क्रीट नहीं रहता, वो एक जैसा नहीं रहता हर सिचुएशन में, वो डिफरेंट रूप धारण कर लेता है डिफरेंट सिचुएशंस में। और ऑब्जेक्टिव नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल फीलिंग्स और ओपिनियंस कंसिडरिंग एंड रिप्रेजेंटिंग द फैक्ट्स। तो फैक्ट्स को रिप्रेजेंट करता है और पर्सनल ओपिनियन के बेसिस पे चेंज नहीं होता। तो भाई जो पर्पस है वो एक ऑब्जेक्टिव क्लासिफिकेशन है, वो एक बेटर क्लासिफिकेशन है एज कंपेयर टू द नेचर। नेचर ऑफ द एक्सपेंस ऑब्जेक्टिव नहीं होती, सब्जेक्टिव होती है, क्योंकि नेचर की वजह से हम लोग एक्सपेंस को एक ही तरह से क्लासिफाई करते हैं। एक ही तरह से क्लासिफाई करते हैं का क्या मतलब सर? आओ एक ना टेबल के थ्रू समझते हैं कि अगर मान लो बोनस है, बोनस एक सैलरी का पार्ट होता है भाई, सैलरी का कंपोनेंट होता है, बट आइडियली बोनस भी डिवाइड होना चाहिए डिफरेंट एम्प्लॉइज के रिस्पेक्ट में। डिफरेंट एम्प्लॉइज के रिस्पेक्ट में मतलब बोनस जो मैन्युफैक्चरिंग स्टाफ को मिलता है वो आना चाहिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में भाई, क्योंकि वो प्रोडक्शन का कॉस्ट है भाई, उसके अंदर प्रोडक्शन जो हुई है उसका खर्चा है वो, तो प्रोडक्शन कॉस्ट होना चाहिए बोनस। और जो सेलिंग स्टाफ का बोनस है वो सेलिंग कॉस्ट के अंदर आना चाहिए। क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट का जो बोनस है वो क्वालिटी कंट्रोल एक्टिविटीज में आना चाहिए। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ का बोनस है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट डिपेंडिंग ऑन वेदर दिस इज इन रिलेशन टू प्रोडक्शन और नॉट। तो हमने पढ़ा था प्रोडक्शन ओवरहेड में एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जो प्रोडक्शन फैसिलिटी के लिए होते हैं वो भी आते हैं,
सो डिपेंडिंग अपॉन देयर क्लासिफिकेशन हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ को बोनस मिला है उसको क्लासिफाई करते हैं. अब सपोज हम ये वाला क्लासिफिकेशन नहीं यूज करते और हम क्लासिफिकेशन यूज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, तो दोस्तों सारा का सारा एक्सपेंस कहां जाएगा? एम्प्लॉय कॉस्ट के अंदर जाएगा. और फिर पता है इसका क्या होगा? फिर आप ना इसका कोई एलोकेशन करने का तरीका ढूंढोगे. आप ये सोचोगे कि मैं इसे एलोकेट कैसे करूं इस खर्चे को विद इन वेरियस कॉस्ट सेंटर्स, और फिर आप कोई एलोकेशन का तरीका ढूंढ के उसके अकॉर्डिंग एलोकेट करोगे. ये तो गलत हो जाएगा. जब तुम्हें डायरेक्टली पता है कि जो बोनस है वो किस डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, किस कॉस्ट सेंटर से रिलेटेड है, अरे भाई तो उसी लेवल पे रियल जो बोनस है उसको एलोकेट कर दो ना, उसे उसी जगह असाइन कर दो ना. क्यों तुम पहले उसे एक्यूमुलेट करोगे एम्प्लॉय कॉस्ट के अंदर और फिर एक की ढूंढ के लाओगे? की मतलब एलोकेट किस रेशियो में करें वो ढूंढ के लाओगे, उसमें दिमाग लगाओगे और फिर उसको एलोकेट करोगे, उसका क्या फायदा होगा? सो इसलिए कहा गया है दैट द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, कि एक्सपेंस का नेचर क्या है, वो क्लासिफिकेशन एक सब्जेक्टिव क्लासिफिकेशन है. और अगर आपको एक ऑब्जेक्टिव क्लासिफिकेशन चाहिए, मतलब ऐसी क्लासिफिकेशन चाहिए जो सही को सही और गलत को गलत बताए और जो एक्यूरेट हो, जो बहुत ज़्यादा प्रिसाइज हो, तो भाई आपको क्लासिफिकेशन करनी चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस. हाँ ये बात है कि अगर पर्पस वाली डेफिनेशन, पर्पस वाली क्लासिफिकेशन आपकी सही काम नहीं करती, सही रिजल्ट्स नहीं देती, तो भाई हमें नेचर पे जाना ही जाना पड़ता है. तो कैस ने किसी को हाँ किसी को ना नहीं कहा, किसी को यस किसी को नो नहीं कहा, एक सटल सा हिंट दिया है कि हां पर्पस वाली क्लासिफिकेशन इज अ मोर ऑब्जेक्टिव क्लासिफिकेशन. ठीक है सर, बात समझ में आ गई. तो ये था आपका एग्जाम्पल ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट. कन्वर्जन कॉस्ट इज द प्रोडक्शन कॉस्ट एक्सक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल. तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट को अगर आप हटा दोगे तो उसे कहते हैं कन्वर्जन कॉस्ट. तो इसमें दो कौन से कॉस्ट आ जाएंगे? एक तो लेबर आएगा, एक आएगा ओवरहेड्स. उसे कहते हैं कन्वर्जन कॉस्ट, जैसा कि हमने नॉर्मल कॉस्टिंग के प्रिंसिपल्स में भी पढ़ा है. कॉस्ट इज अ मेजरमेंट इन मॉनेटरी टर्म्स. मॉनेटरी टर्म्स में कॉस्ट का मेजरमेंट होता है ऑफ द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स और प्रोवाइडिंग सर्विसेज. तो मॉनेटरी टर्म्स में जब आप रिसोर्सेज का टोटल करते हो, किस कौन से रिसोर्सेज का? वो रिसोर्सेज जो आपके प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग में यूज आए हैं या सर्विसेज के प्रोविजन में यूज आए हैं, जब आप मॉनेटरी टर्म्स में उसका टोटल करते हो तो हम उसका नाम देते हैं कॉस्ट. कॉस्ट इज अ मेजरमेंट इन मॉनेटरी टर्म्स ऑफ द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स और प्रोवाइडिंग सर्विसेज. अच्छा, कॉस्ट सेंटर किसको कहते हैं? तो एनी यूनिट ऑफ एन एंटिटी सिलेक्टेड विद अ व्यू टू एक्यूमुलेटिंग ऑल कॉस्ट अंडर दैट यूनिट. तो भाई कोई भी ऐसी एक्टिविटी या यूनिट एंटिटी को हम छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं और कॉस्ट जितनी भी एंटिटी में इनकर हो रही होती हैं उनको उन छोटे छोटे टुकड़ों में एलोकेट कर देते हैं. दीज आर नोन एज कॉस्ट सेंटर्स. तो भाई बहुत सिंपल सी बात है, अगर मैं मल्टी प्रोडक्ट कंपनी हूं ना, मल्टी प्रोडक्ट मतलब मैं बहुत सारे प्रोडक्ट बनाता हूं, तो मैं जो कॉस्ट सेंटर्स बनाऊंगा वो प्रोडक्ट वाइज बना दूंगा. मैं कहूंगा ये प्रोडक्ट का कॉस्ट सेंटर अलग, ये प्रोडक्ट का. तो अगर मैं सपोज 3 प्रोडक्ट बना रहा हूं, शैम्पू, डिटर्जेंट, सोप, मैं तीनों का अलग अलग कॉस्ट सेंटर बना दूंगा कि भाई शैम्पू वाला कॉस्ट सेंटर अलग, सोप वाला अलग, डिटर्जेंट वाला अलग. मैं तीनों का अलग अलग कॉस्ट सेंटर बना दूंगा. सो कॉस्ट सेंटर एक छोटा सा यूनिट होता है जो कि अलग अलग आपके कॉस्ट को एक्यूमुलेट करने के काम आता है, क्योंकि हमें ना प्रॉफिट पूरे कंपनी लेवल पे नहीं जानना, हमें तो अपने कॉस्ट सेंटर के हिसाब से भी प्रॉफिट जानना है, क्योंकि वही कॉस्ट सेंटर्स हमारे प्रॉफिटेबिलिटी सेंटर्स भी बनते हैं. तो कॉस्टिंग एकदम माइन्यूट में घुस जाता है और यह भी पता लगा के आता है कि कौन सा प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल है, कौन सा प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल नहीं है. अब देखना जरा भाई, कॉस्ट सेंटर्स हर बार पॉसिबल नहीं होता कि प्रोडक्ट वाइज बनाए जाएं. कई बार जब नॉलेज कंपनीज होती हैं, नॉलेज कंपनीज जैसे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, नॉलेज कंपनी जैसे केपीएमजी, प्राइस वाटर हाउस कूपर्स, इनका क्या काम होता है? इनका काम होता है ऑडिट की सर्विसेज प्रोवाइड करना, टैक्स की सर्विसेज प्रोवाइड करना. तो पता है इनमें कॉस्ट सेंटर्स कैसे बनते हैं? इनमें टीम वाइज कॉस्ट सेंटर बनते हैं कि मिस्टर ए की टीम, मिस्टर बी की टीम, मिस्टर सी की टीम इतना रेवेन्यू लाई, इतना खर्चा किया. तो उनके प्रोडक्ट्स तो हैं, लेकिन वो कॉस्ट सेंटर्स प्रोडक्ट के हिसाब से नहीं बनाते, सर्विसेज के हिसाब से नहीं बनाते, वो तो टीम्स के हिसाब से बनाते हैं, क्योंकि उन्हें ये देखना होता है कौन सी टीम सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस कर रही है. अरे सर्विसेज तो कॉमन है जो सारी टीम्स प्रोवाइड कर रही हैं, इनकम टैक्स की सर्विस, ऑडिट की सर्विस, वो तो कॉमन है. वो लोग ये जानना चाहते हैं कि कौन सी टीम ज्यादा प्रॉफिटेबल है, कौन सी टीम कम प्रॉफिटेबल है. सो दो तरह के कॉस्ट सेंटर्स होते हैं. एक है पर्सनल कॉस्ट सेंटर
जो किसी आदमी की तरफ इशारा कर रहा होता है, किसी इंडिविजुअल की तरफ, किसी लिविंग बीइंग की तरफ इशारा कर रहा होता है, उसे कहते हैं पर्सनल कॉस्ट सेंटर। और वो कॉस्ट सेंटर जो लिविंग बीइंग की तरफ नहीं, किसी डेड पर्सन या किसी डेड चीज की तरफ इशारा कर रहा होता है, उसे कहते हैं इम्पर्सनल कॉस्ट सेंटर। जैसे अभी अभी मैंने आपको बताया, अगर आपके प्रोडक्ट हैं तो आप प्रोडक्ट वाइज कॉस्ट सेंटर बना सकते हो। आप कई बार लोकेशन वाइज कॉस्ट सेंटर बना सकते हो कि भाई नॉर्थ दिल्ली का कॉस्ट सेंटर अलग, साउथ दिल्ली का कॉस्ट सेंटर अलग, वेस्ट दिल्ली का, सेंट्रल दिल्ली का, ईस्ट दिल्ली का कॉस्ट सेंटर अलग। आप लोकेशन वाइज, ज्योग्राफी वाइज बना सकते हो, आपकी मर्जी। उन सब सेंटर्स का क्या नाम होगा? उन सब कॉस्ट सेंटर्स का नाम होगा इम्पर्सनल कॉस्ट सेंटर। तो आओ पढ़ते हैं। The unit can be division, department, section, group of plant machinery, group of employees, combination of several units. Cost center may be of following types. Cost center किस types के हो सकते हैं? Personal and impersonal cost center. Personal cost center consist of a person or group of persons. Cost centers which are not personal cost centers are impersonal cost centers. तो जो किसी आदमी की तरफ इशारा करते हैं, किसी आदमी को डिनोट करते हैं, उन्हें नाम दिया जाता है पर्सनल कॉस्ट सेंटर। और जो किसी आदमी की तरफ नहीं, किसी नॉन लिविंग बीइंग की तरफ इशारा करते हैं, उन्हें नाम दिया जाता है इम्पर्सनल कॉस्ट सेंटर्स। ऑपरेटिंग कॉस्ट सेंटर्स एंड सपोर्ट सर्विस कॉस्ट सेंटर्स। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट सेंटर्स होते हैं वो वाले कॉस्ट सेंटर्स जो एक्चुअली ऑपरेशंस में मदद करते हैं, और सपोर्ट सर्विस कॉस्ट सेंटर वो वाले होते हैं जो सपोर्ट करते हैं, जैसे एचआर, जैसे फाइनेंस। ये होते हैं सपोर्टिंग कॉस्ट सेंटर्स। तो आप कॉस्ट सेंटर्स को ऑपरेटिंग और सपोर्ट के हिसाब से भी बाइफिकेट कर सकते हो। ऑपरेटिंग कॉस्ट सेंटर्स आर दोज विच आर इन चेन ऑफ ऑपरेशंस। तो जो चेन ऑफ ऑपरेशंस में होते हैं वो होते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट सेंटर, लाइक मशीन शॉप जहां आपका काम हो रहा है, वेल्डिंग शॉप, असेंबली शॉप, ऑपरेशन थिएटर, कॉल सेंटर एंड सो ऑन। सपोर्ट कॉस्ट सेंटर्स आर फॉर रेंडरिंग सर्विसेज टू ऑपरेटिंग कॉस्ट सेंटर्स। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट सेंटर्स को जो सेंटर्स सपोर्ट सर्विस देता है उसे कहते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट सपोर्ट कॉस्ट सेंटर, लाइक पावर हाउस, मेंटेनेंस, स्टोर्स, हेल्प डेस्क, ट्रांसपोर्ट फॉर कॉल सेंटर एंड सो ऑन। तो आप इस तरह भी बाइफिकेट कर सकते हो अपने कॉल सेंटर्स को, ऑपरेटिंग और सपोर्ट, और इस तरह भी बाइफिकेट कर सकते हो पर्सनल और इम्पर्सनल कॉस्ट सेंटर। ठीक है। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑब्जेक्ट। कॉस्ट ऑब्जेक्ट इज एन एक्टिविटी, contract, cost center, customer, process, product, project, service or any other object for which cost is ascertained। तो अब ऑब्वियस सी बात है भाई, कॉस्ट सेंटर तो आपने बता दिया, बता दो उसका कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या है। ऑफ कोर्स कॉस्ट ऑब्जेक्ट है वो प्रोडक्ट जो वो कॉस्ट सेंटर बना रहा है। कॉस्ट ऑब्जेक्ट है वो सर्विस जो वो कॉस्ट सेंटर दे रहा है। तो कॉस्ट ऑब्जेक्ट का क्या मतलब है? वो एक्टिविटी, वो प्रोडक्ट, वो इंसान जिसकी वजह से कॉस्ट इनकर हो रही है एक कॉस्ट सेंटर में। तो कॉस्ट सेंटर एक बड़ा यूनिट हो गया, कॉस्ट ऑब्जेक्ट उस कॉस्ट सेंटर में एक छोटा सा यूनिट हो गया। तो दिस इज नोन एज कॉस्ट ऑब्जेक्ट। Then cost of production. Cost of production of a product or service consists of cost of material consumed, direct employee cost, direct expenses, production overhead, quality control cost, packing cost, R&D cost और administrative overheads। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का ये सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, और लास्ट वाला जरा इंग्रेडिएंट देखना बड़े ही ध्यान से, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स रिलेटिंग टू प्रोडक्शन भी प्रोडक्शन ओवरहेड का पार्ट बनता है, जैसा कि हमने डिस्क्राइब किया था एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड की डेफिनेशन करते हुए। जी हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट रिलेटिंग टू प्रोडक्शन इज नॉट एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड बट प्रोडक्शन ओवरहेड। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। Further adjustment for stock of work in progress, finished goods, recoveries for sale of scrap, wastage and the like shall be made। तो ये कुछ एडजस्टमेंट्स हैं जो आपको करनी चाहिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में से। कॉस्ट यूनिट। अब कॉस्ट यूनिट क्या होता है? इट इज मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस। तो जो भी आप प्रोडक्ट या सर्विस ऑफर कर रहे हो उसका वॉल्यूम क्या होगा, वो कितने यूनिट्स में मेजर होगी, उसे कहते हैं कॉस्ट यूनिट। जैसे दूध, मिल्क, कैसे आप वॉल्यूम करते हो, कैसे आप उसके कॉस्ट को असरटेन करते हो, उसका मेजरमेंट का टूल क्या होता है? लीटर्स। अच्छा, लकड़ी, किलो, इलेक्ट्रिसिटी, मेगावाट आवर। तो ये सब होते हैं तरीके किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को या कॉस्ट ऑब्जेक्ट को मेजर करने के, इसे बोलते हैं कॉस्ट यूनिट। तो देखो भाई, अब कॉस्ट यूनिट्स के बारे में थोड़ा सा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन नीचे आपको बुक के अंदर मिलेगा, और हमने यहाँ बताया हुआ है कि भाई यार्ड जो होते हैं, जो आपका लेंथ होती है उसको यार्ड्स में आप कैलकुलेट कर सकते हो, इंचेस में आप उसे मेजर कर सकते हो। टेबल स्पून इज अ काइंड ऑफ कॉस्ट यूनिट, कप इज अ काइंड ऑफ कॉस्ट यूनिट, पाइंट इज अ काइंड ऑफ कॉस्ट यूनिट, क्वार्ट, गैलन,
आउंस, पाउंड, ये सब मेजरमेंट के डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज हैं, डिफरेंट डिफरेंट मेजरमेंट के तरीके हैं जो यूज़ आते हैं, और इनमें से आप जो मेजरमेंट का तरीका सही मानते हो आप वो यूज़ कर सकते हो। अच्छा भाई, मज़ेदार बात ये है कि कुछ एग्जाम्पल्स कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने खुद दिए हुए हैं कि किस तरह के गुड का कॉस्ट यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या होना चाहिए। सर इसका रेलेवेंस क्या? भाई इसका रेलेवेंस ये कि कहीं ना कहीं जो हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो खुद प्रिस्क्राइब कर रहा है कि इस तरह के गुड्स का यूओएम ये रखना। आओ देखते हैं। ऑटोमोबाइल नंबर, केबल, रोप, रोड कंस्ट्रक्शन, वायर, मीटर और किलोमीटर, आयरन, स्टील, शुगर, सीमेंट, माइंस, क्वेरीज, टन, केमिकल्स, लीटर, किलोग्राम, टन, गैस, कास्टिंग, क्यूबिक मीटर, मेटल प्लेटिंग, फैब्रिक प्रिंटिंग, स्क्वायर मीटर, नट्स एंड बोल्ट्स, ग्रोवर्स, बैग ऑफ स्टैंडर्ड वेट। अच्छा भाई, ये नट्स एंड बोल्ट्स एक और तरह से होते हैं, नंबर से भी होते हैं और वेट से भी होते हैं। हाँ, वेट तो आ गया, ठीक है भाई, नंबर से भी होते हैं, लेकिन हाँ जो मोस्ट कॉमनली यूज है वो ग्रोवर्स या बैग है। पावर, इलेक्ट्रिसिटी, किलोवाट आवर, मेगावाट आवर, ट्रांसपोर्टेशन, टन, किलोमीटर या पैसेंजर किलोमीटर। तो ट्रांसपोर्टेशन का अगर आपका बिजनेस है तो आप नंबर ऑफ ट्रक्स के बेसिस पे अपना यूनिट ऑफ मेजरमेंट नहीं डिसाइड करते, आप डिसाइड करते हो टन किलोमीटर्स के बेसिस पे या पैसेंजर किलोमीटर्स के बेसिस पे। ब्रिक, थाउजेंड्स, कितने थाउजेंड्स में आप ब्रिक प्रोड्यूस कर रहे हो, आप उसके अकॉर्डिंग अपना यूओएम बनाते हो। प्राइम कॉस्ट, आपको सबको पता है प्राइम कॉस्ट, सर हम बचपन से करते आ रहे हैं, कॉस्ट शीट बनाते आ रहे हैं, प्राइम कॉस्ट तो हमें ऑब्वियसली पता होगा, और हम तो वैसे भी कॉस्ट अकाउंटेंट्स हैं, हम तो स्पेशलाइज करते हैं कॉस्टिंग में। ठीक है भाई, बिल्कुल सही बात। इट इज एग्रीगेट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तीनों को मिला के बनेगा प्राइम कॉस्ट। प्रोडक्शन ओवरहेड्स, इनडायरेक्ट कॉस्ट इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करते हुए जो ओवरहेड्स इनडायरेक्ट नेचर के होते हैं उन्हें कहते हैं प्रोडक्शन ओवरहेड्स। और टेंशन मत लेना, अभी हम इन सब के एक एक अलग कैश पढ़ेंगे, तब हम एकदम डिटेल में जाएंगे कि ये प्रोडक्शन ओवरहेड क्या होता है, डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है, डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट क्या होता है, एकदम डिटेल में एक एक कैश को हम पढ़ेंगे। तो अभी तो हम ब्रॉड डेफिनेशंस पढ़ रहे हैं बस। The terms production overhead, factory overhead, works overhead and manufacturing overhead denote the same meaning. तो ये सब टर्म्स एक दूसरे से सिमिलर हैं, चारों टर्म्स को आप इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हो। Production overheads include administrative overhead relating to production, factory, works और manufacturing. तो प्रोडक्शन फैक्ट्री में, वर्क्स में, मैन्युफैक्चरिंग में जो भी ओवरहेड एडमिनिस्ट्रेशन के रिस्पेक्ट में हुआ है उसको भी हम प्रोडक्शन ओवरहेड का ही पार्ट मानेंगे। देन सेमी वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है सर? कॉस्ट दैट इज कंटेन्स बोथ फिक्स्ड एंड वेरिएबल एलिमेंट्स। हाँ सर, ये तो हमने पढ़ा हुआ है। तो वो कॉस्ट जो फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों एलिमेंट्स को अपने साथ जोड़े रखती है उसे कहते हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट। दे पार्टली चेंज विद चेंज इन लेवल ऑफ एक्टिविटी, तो वो धीरे धीरे चेंज हो जाते हैं अपनी लेवल ऑफ एक्टिविटी के अकॉर्डिंग। Then variable cost are those costs which tend to be directly vary with volume of activity. ऐसी कॉस्ट जो वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी के साथ डायरेक्टली वेरी होती है, जैसे जैसे वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी चेंज होगा वैसे वैसे वेरिएबल कॉस्ट भी चेंज होती रहेगी। वेरिएबल इनडायरेक्ट कॉस्ट आर टर्म्ड एज वेरिएबल ओवरहेड्स। स्टैंडर्ड कॉस्ट, सर हमने पढ़ा हुआ है, स्टैंडर्ड कॉस्ट मतलब जो पिछले साल का कॉस्ट था जिसको हम आगे की कॉस्टिंग में यूज करेंगे उसे कहते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट। बिल्कुल ठीक बात, बट टेक्निकल वर्ड याद रखना क्योंकि डेफिनेशन टेक्निकल है, तो अब तुम रफ या लूज लैंग्वेज नहीं यूज कर सकते, पास्ट कॉस्ट ऐसी लैंग्वेज नहीं यूज कर सकते। टेक्निकल वर्ड है, इट इज द predetermined cost. This is the technical terminology which has been used for denoting the standard cost. It is the predetermined cost of a product or service based on technical specifications, efficient operating conditions. Standard costs are used as a scale of reference to compare the actual cost with standard cost with a view to determine variances. तो variances को जब भी हमें determine करना होता है तो actual cost को हम standard cost के साथ compare कर लेते हैं and analyze the causes of variance and take proper measures. बिल्कुल सर। अब देखना, टू बेसिक प्रिंसिपल्स गवर्निंग क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, दो बेसिक प्रिंसिपल हैं जो कॉस्ट की क्लासिफिकेशन, जब आप कॉस्ट को क्लासिफाई करो ना, तो जब आप चूज करो कि हम क्या क्लासिफिकेशन यूज करें कॉस्ट की, भाई डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एम्प्लॉय ऐसे करें या फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस को एक जगह ले जाएं, इनडायरेक्ट को एक जगह ले जाएं, या ऐसे करें, या फिर सर हम लोग एक्सपेंसेस को जो क्लासिफाई करेंगे ना वो फंक्शन के बेसिस पे करेंगे। फंक्शन मतलब प्रोडक्शन ओवरहेड अलग, एडमिनिस्ट्रेटिव अलग,
R&D अलग, पैकेजिंग एंड अदर कॉस्ट अलग, ऐसे हो सकता है हम फंक्शन के बेसिस पे अपनी कॉस्ट को एलोकेट करना चाहें। तो जिस भी बेसिस पे आप अपनी कॉस्ट को एलोकेट करते हो करो, लेकिन दो बेसिक प्रिंसिपल हमेशा याद रखना। प्रिंसिपल नंबर 1, कॉस्ट शैल बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज ऑफ नेचर, एट्रीब्यूट्स और रिलेशंस। तो आपको अपनी कॉस्ट को सिमिलैरिटीज के बेसिस पे ही क्लब करना है या एक्यूमुलेट करना है या क्लासिफाई करना है। तो कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी, कुछ ना कुछ चेन बंधी होनी चाहिए आपके डिफरेंट कॉस्ट में, तभी आप अपनी कॉस्ट को ढंग से क्लासिफाई कर सकते हो। तो क्लासिफिकेशन सिमिलैरिटी ऑफ नेचर और एट्रीब्यूट के बेसिस पे होना चाहिए। नंबर 2, स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन। जो आप क्लासिफाई कर रहे हो वो ऐसा होना चाहिए कि हर आइटम क्लासिफाई हो जाए। ऐसा ना हो कि आपने जो स्कीम चूज करी है उसके बेसिस पे कुछ कॉस्ट क्लासिफाई हो ही नहीं पा रही। सर ऐसा कैसे हो सकता है? अरे भाई बिल्कुल हो सकता है। सपोज आप प्रोडक्ट बनाती हो कंपनी, और आपके 3 प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी। ठीक है, आपने अपने सेल्स मैनेजर हायर करे हुए हैं और आपके पूरे इंडिया में 10 सेल्स मैनेजर हैं जो पूरे इंडिया की सेल्स आपकी गवर्न करते हैं। अब आइडियली आपको अपनी कॉस्ट को क्लासिफाई करना चाहिए ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी के बेसिस पे। आपने कहा नहीं भाई मैं प्रोडक्ट के बेसिस पे क्लासिफिकेशन नहीं करूंगा, मैं तो क्लासिफिकेशन करूंगा सेल्स मैनेजर्स के बेसिस पे। अब पता है दिक्कत क्या आएगी? दिक्कत ये आएगी अगर कोई भी खर्चा हुआ ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे सपोज प्रोडक्शन करते हुए ग्रीस आया, तो प्रोडक्शन मैनेजर ए कहेगा नहीं नहीं भाई इसको मैं तो नहीं एक्सेप्ट करूंगा, क्योंकि ये ग्रीस मेरे प्रोडक्ट में तो लगा है लेकिन बहुत कम लगा है, बहुत ज़्यादा इसका यूज़ कम हुआ था, मैं तो नहीं इसको एक्सेप्ट करूंगा। सिमिलरली जो और 10 मैनेजर्स हैं वो कोई भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं होंगे। अच्छा एक और एग्जांपल सुनो, रिपेयर मेंटेनेंस हुआ भाई बिल्डिंग में, एक जगह एक कोने पे रिपेयर मेंटेनेंस हुआ, तो मैनेजर 1 कहेगा अरे वो कोना तो हम लोग यूज़ ही नहीं करते, रिपेयर मेंटेनेंस मेरे को मत, मेरे उसमें मत डालो, मेरे एक्सपेंस में मत डालो। और प्लस फिर एलोकेशन के लिए झगड़ा होगा, किसको कितना हम खर्चा एलोकेट करें। जबकि अगर यही क्लासिफिकेशन आपने किया होता प्रोडक्ट के बेसिस पे ए बी सी, तो कहीं ज्यादा इजी होता रिपेयर एंड मेंटेनेंस को एलोकेट करना और ग्रीस को या लुब्रिकेंट्स को एलोकेट करना। सो आपका एलोकेशन का तरीका, क्लासिफिकेशन का तरीका ऐसा होना चाहिए जो हर कॉस्ट क्लासिफाई हो जाए किसी ना किसी कॉस्ट सेंटर में या किसी ना किसी बेसिस पे जो आपने क्लासिफिकेशन के बेसिस चूज करे हैं। आओ देखते हैं कैसी हमें बताता है कौन कौन से बेसिस हैं क्लासिफिकेशन के। सो कॉस्ट कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड ऑन द फॉलोइंग बेसिस। कॉस्ट किस बेसिस पे क्लासिफाई हो सकती है? मटेरियल, एम्प्लॉई, एक्सपेंसेस। एक तो नेचर के बेसिस पे क्लासिफाई हो सकती है, क्या नेचर है उस कॉस्ट का, तो वो मटेरियल भी है, एम्प्लॉई भी है, एक्सपेंसेस है, तो ये नेचर के बेसिस पे। लेकिन याद रहे नेचर का बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इज अ सब्जेक्टिव मेजर। ये थोड़ा सा ना सब्जेक्टिव होता है, ये ना चेंज हो जाएगा परिस्थिति के अनुसार और रिक्वायरमेंट्स के अनुसार, तो ये थोड़ा सा सब्जेक्टिव मेजर होता है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि नेचर के अकॉर्डिंग जो आप एक्सपेंस को क्लासिफाई करोगे वो उतना ज़्यादा अच्छा आपको रिजल्ट नहीं ला के देगा। बेहतर ये है कि आप पर्पस के अकॉर्डिंग अपनी कॉस्ट को क्लासिफाई करो। ठीक है सर। देन सेकंड, बाय द नेचर ऑफ ट्रेसेबिलिटी ऑफ कॉस्ट ऑब्जेक्ट। तो आप कितना कॉस्ट ऑब्जेक्ट से उसे ट्रेस कर सकते हो, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट वो होता है जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल होता है टू अ पर्टिकुलर कॉस्ट ऑब्जेक्ट, और इनडायरेक्ट वो होता है जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल नहीं होगा, इनडायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल होगा। बिल्कुल सर। देन बाय फंक्शंस, आप फंक्शंस के बेसिस पे भी क्लासिफाई कर सकते हो, प्रोडक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, R&D। ये हैं कुछ एग्जांपल्स जो आप फंक्शन के बेसिस पे अपने कॉस्ट को बाइफिकेट कर सकते हो। बाय बिहेवियर, तो भाई फिक्स हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है, सेमी वेरिएबल हो सकता है, ये बिहेवियर के बेसिस पे आप अपनी कॉस्ट को बाइफिकेट कर सकते हो या क्लासिफाई कर सकते हो। बाय नेचर ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस, तो भाई आपका प्रोडक्शन प्रोसेस अगर कोई यूनिक नेचर का है या अगर कुछ स्पेसिफिक नेचर का है तो आपकी जो कॉस्ट क्लासिफाई होगी वो भी एक यूनिक तरीके से करनी पड़ेगी। तो मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूं भाई। DLF एक बिल्डिंग बना रहा है गुड़गांव में, दिल्ली में, दूसरी बिल्डिंग बना रहा है सपोज MP में या UP में। दिल्ली में लेबर है महंगी, MP या UP में लेबर है चीप। नेचुरल सी बात, बिल्डिंग अगर बिल्कुल सेम है, डायमेंशंस बिल्कुल सेम है, मटेरियल का क्वालिटी बिल्कुल सेम लग रहा है, सब कुछ बिल्कुल सेम लग रहा है, लेकिन फिर भी दिल्ली वाली बिल्डिंग बनेगी एक्सपेंसिव, मध्य प्रदेश वाली बिल्डिंग बनेगी लेस एक्सपेंसिव। देयरफॉर अगर इन दोनों की कॉस्टिंग को मिला दिया जाए और उनकी कॉस्ट को इकट्ठा, कॉस्ट ऑफ लेबर को एक खिचड़ी बना दी जाए, तो क्या
ट्रू रिजल्ट्स मैनेजमेंट के सामने आ पाएंगे? आंसर इज नो, ट्रू रिजल्ट्स सर मैनेजमेंट के सामने नहीं आ पाएंगे। इसलिए इस केस में एक बड़ी स्पेसिफिक टाइप की हम कॉस्टिंग करते हैं, उस कॉस्टिंग का नाम होता है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। और उसमें जो कॉस्ट का क्लासिफिकेशन वो होता है एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड सारी कॉस्ट एक जगह आती है, उसके रेवेन्यूज एक जगह आते हैं, और दूसरे कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड कॉस्ट एक जगह आती है। तो कॉन्ट्रैक्ट 1 कॉस्ट, कॉन्ट्रैक्ट 2 कॉस्ट, कॉन्ट्रैक्ट 3 कॉस्ट, ऐसे क्लासिफिकेशन करना पड़ता है। तो ये यूनिक फीचर है, ये कौन सी इंडस्ट्री का? इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री का या रियल एस्टेट इंडस्ट्री का, डेवलपमेंट इंडस्ट्री का। ये वहीं पर अप्लाई होता है और कहीं अप्लाई नहीं होगा। सो ये है कुछ नेचर ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस के हिसाब से क्लासिफिकेशन, आप कॉस्ट को किस किस तरह क्लासिफाई कर सकते हो।